हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो जनरली जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें कवर नहीं किए जाते। मैगज़ीन्स में कई बार कवर किए जाते हैं बट काफ़ी हॉलिस्टिकली एक कंप्लीट कवरेज मैगज़ीन्स में भी नहीं रहता। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वेदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही लेकर ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अक्सर ये चीज़ स्टैंडर्ड बुक्स में या मैगज़ीन्स में एक जगह क्लैरिटी के साथ नहीं मिल पाता। सो इनमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रीडम ऑफ मीडिया या फ्रीडम ऑफ प्रेस। ओके, जब भी मैं प्रेस की बात करूं तो प्रेस का अर्थ हो जाता है जनरली प्रिंट मीडिया। ओके, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या क्या आ जाएगा? तो मेनली न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स। ओके, और फ्रीडम ऑफ मीडिया से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी हैं, उन इश्यूज़ पे भी चर्चा किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रीडम ऑफ मीडिया को लेकर क्या कहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ मीडिया को कहीं भी एक्सप्रेसली प्रोटेक्ट नहीं करता। एक्सप्रेसली प्रोटेक्ट करने का अर्थ क्या हुआ? कहीं क्लियरली ओपनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है ओके कि मीडिया की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन हमारे संविधान में जो आर्टिकल 19(1)(a) है ओके, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गारंटी किया गया है कि हम सभी को बोलने की स्वतंत्रता है, व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, इसके तहत फ्रीडम ऑफ मीडिया भी आ जाता है। ओके, तो इसके तहत ही फ्रीडम ऑफ मीडिया को भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सो मीडिया को बोलने की जो आज़ादी है उसका प्रोटेक्शन आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ही है। इसी आर्टिकल के तहत वो इम्प्लाइड है। ओके, ऐसा इंटरप्रीट करती है कोर्ट्स वगैरह। ओके, सो पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, इस केस का नाम है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इस केस के जजमेंट के दौरान ऑब्जर्व किया था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडेशन पे है। फाउंडेशन यानी कि नींव पर है। ओके, यानी जो भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनतांत्रिक व्यवस्था है ओके, उन सभी के नींव जो है उन सबका वो नींव फ्रीडम ऑफ मीडिया ही है, फ्रीडम ऑफ प्रेस ही है। तो लोकतंत्र की नींव कहा गया फ्रीडम ऑफ मीडिया को कोर्ट के द्वारा रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। ओके, अच्छा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19(1) जो है, जिसके तहत ढेरों सारी फ्रीडम मिले हुए हैं हमें, वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। इसका सिंपल सा अर्थ क्या हो गया कि इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब कुछ तर्क संगत कुछ रोक भी हैं। बिल्कुल पूरी छूट नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं वो देखते हैं। तो देश की सॉवरेंटी, देश की इंटीग्रिटी ओके, इसके इंटरेस्ट में सरकार जो है स्टेट वो कंट्रोल कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है फ्रीडम ऑफ मीडिया को। ओके, देश की सिक्योरिटी पे जब आ पड़े ओके, या किसी भी क्षेत्र के सिक्योरिटी पे जब आ पड़े तो वहाँ पर भी फ्रीडम ऑफ मीडिया या फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आप अक्सर देखते हो कि जम्मू कश्मीर में या अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में भी इंटरनेट को कुछ समय के लिए इंटरनेट की सर्विसेज रोक दी गई थी। ओके, तो ये क्या था? इंटरनेट इज़ अ मीडियम फॉर द मीडिया। ओके, इंटरनेट एक बहुत ही पावरफुल मीडिया है, मीडियम है सोशल मीडिया के लिए। ओके, इन सब के अलावे जो है जनरल बहुत सारे वर्क्स भी इंटरनेट के थ्रू होते हैं। राइट टू प्रोफेशन के अंतर्गत भी राइट टू इंटरनेट आ जाता है। लेकिन जहाँ पे स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा था, उस क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा था, तो इसके कारण दिल्ली जैसे जगह पे भी इंटरनेट सर्विसेज को थोड़े समय के लिए रोकना पड़ा। ओके, तो स्टेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, हमारा संविधान स्टेट को अलाउ करता है कि वो ऐसा कर सकता है। ओके, किसी दूसरे देश के साथ फ्रेंडली रिलेशंस को बढ़ाने में ओके, अगर मीडिया वहाँ पर बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उस केस में वहाँ भी मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं अक्सर मीडिया जो है पाकिस्तान या चीन को लेकर कुछ ज़्यादा ही वोकल हो जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ी पॉलिसी चेंज करती है, वो अगर चाहते नहीं पाकिस्तान या चीन के साथ हमारे संबंध सुधरे, और अगर उस केस में मीडिया अगर एक प्रॉब्लम की तरह सामने आती है तो गवर्नमेंट मीडिया को यहाँ पर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जहाँ पर हो वहाँ भी मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया सकता है। अक्सर जो है कहीं कहीं पे कोई बड़े क्राइम वगैरह होते हैं या क्राइम सीन्स होते हैं या कहीं बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होता है, तो या कहीं पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही होती है तो वहाँ पे मीडिया की एंट्री रोक दी जाती है सरकारों के द्वारा।
ओके। इसके अलावा मीडिया को डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए, सभ्य की तरह रहें, सभ्य की तरह रिपोर्टिंग करें, डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए, मोरालिटी भी मेंटेन करनी चाहिए। तो इन सब के केस में भी मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में भी मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया सकता है, कोर्ट के द्वारा भी डायरेक्टली। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोर्ट्स जनरली इसका इस्तेमाल बहुत ही रेयर करती है। ओके। मैंने किसी जजमेंट में पढ़ा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल अगर कोर्ट करती हैं तो किसी जज ने कहा था कि इट विल बी जस्ट लाइक अ न्यूक्लियर मिसाइल। ओके, ये न्यूक्लियर मिसाइल की तरह होगा अगर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल अगेंस्ट द मीडिया करें। ओके, लेकिन लास्ट रिजॉर्ट के रूप में कोर्ट इसका इस्तेमाल कर सकती है। ओके, कि कोर्ट को फ्रीडम ऑफ स्पीच को मेंटेन कराना है, कोर्ट ही कंटेम्प्ट का इस्तेमाल अगर बार बार करती है या ज़्यादा करती है तो फिर वो उतना अच्छा नहीं माना जाता। ओके, तो मीडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है सरकार को रिस्ट्रिक्ट करने में, सरकारी चीज़ों को जनता तक पहुंचाने में। इसलिए कोर्ट भी यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल करने से पहले सोचती है कई बार। ओके, इसके अलावे डिफेमेशंस के केस में भी मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया सकता है। किसी को बदनाम करना, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वैसे वहाँ भी मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। किसी भी ऑफेंस को इंसाइट करने में, किसी भी अपराध को अगर बढ़ाने में या उस अपराध को करने के लिए किसी को उत्तेजित करती है अगर मीडिया, वहाँ भी मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया सकता है। तो रिस्ट्रिक्शन जो है आर्टिकल 19(2) के तहत काफ़ी कुछ है। ये रिस्ट्रिक्शंस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस बाकी भी फ्रीडम को लेकर हैं, ध्यान रखना है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में ही फ्रीडम ऑफ मीडिया भी आता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब सवाल ये सामने आता है कि फ्री मीडिया की क्यों ज़रूरत है, वाई फ्री मीडिया। ओके, देखो तो मीडिया के थ्रू क्या है कि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। ओके, व्यूज़, आइडियाज़, इनका एक्सचेंज होता है। किनका इंफॉर्मेशन का, व्यूज़ का, आइडियाज़ का। इंफॉर्मेशन सूचना हो गई। ओके, व्यूज़ मतलब आपकी क्या सोच है, मेरी क्या सोच है, एक दूसरे के खिलाफ भी वो सोच है, फिर भी वो मीडिया के थ्रू ही लोग तक पहुंचता है। आइडियाज़, किसी टॉपिक पर, किसी प्रॉब्लम को लेकर कोई आइडिया हो आपके अंदर, मेरे अंदर, किसी और के अंदर, गवर्नमेंट की क्या क्या हैं पॉलिसीज़ वगैरह, इन सभी चीज़ों का एक्सचेंज, एक फ्री एक्सचेंज तभी हो पाएगा जब फ्री मीडिया हो। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इन्फॉर्मेशन, व्यूज़, आइडियाज़ का फ्री एक्सचेंज हो। ओके, अदरवाइज़ वो डेमोक्रेसी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि फ्री एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, व्यूज़ एंड आइडियाज़ हो, ओपनली हो, किस तरह कोई भी डिक्टेटोरियल बिहेवियर वहाँ पर ना हो। ओके, चलो, तो जब जहाँ पर फ्री एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन, व्यूज़ और आइडियाज़ का, वहीं पर इंडिविजुअल्स यानी हर व्यक्ति जो है फुल्ली पार्टिसिपेट कर सकता है पॉलिटिकल लाइफ में। वहीं पर एक इन्फॉर्म्ड चॉइस या इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का अर्थ क्या हो गया कि डिसीजन लेने से पहले आपको डिसीजन से संबंधित जो प्रभाव हो सकते हैं उसके बारे में ढंग से जानना, इन्फॉर्मेशन ढंग की होना। ओके, तो राइट इन्फॉर्मेशन पे जो डिसीजन लिया जाता है उसी को इन्फॉर्म डिसीजन कहते हैं। तो इसको ये भी तभी हो पाएगा जब फ्री एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो या फ्री मीडिया रहे। ओके, तो इस तरह से फ्री मीडिया हमारे सोसाइटी को मजबूत करती है, स्ट्रेंथन करती है। इसलिए फ्री मीडिया काफ़ी क्रिटिकल है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। ओके, इसके अलावा मीडिया जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट का वॉच डॉग है। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट का सरकार ध्यान रख रही है या नहीं रख रही है, ये देखते रहना, इस पर नज़र बनाए रखना मीडिया का काम होता है। यही मीडिया का मेन रोल है। इसीलिए मीडिया को कई बार हम लोग फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मीडिया पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखते रहे कि पब्लिक इंटरेस्ट के तहत सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उन खबरों को जनता तक पहुँचाने का। ओके, अगर कुछ अच्छा भी कर रही है तो भी जनता तक पहुँचाने का। ओके, चलो, इसलिए जब फ्री मीडिया रहेगी तभी लोग जो है सवाल पूछ पाएंगे लोगों के गवर्नमेंट के डिसीजंस पे। गवर्नमेंट डिसीजन कोई अच्छा है या ख़राब है, इससे संबंधित चीज़ें जनता के पास सही ढंग से पहुंचेगी तभी जनता जो है सवाल पूछ पाएगी। क्वेश्चनिंग किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न पूछना, सवाल पूछना हमारे प्रतिनिधियों से हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कर क्या रहे हैं हमारे लिए। ओके, अगर वो उन्होंने ये निर्णय लिया है तो क्यों लिया है ये निर्णय कैसे पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करता है। क्वेश्चनिंग इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल होता है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये सब चीज़ तभी पॉसिबल है जब मीडिया फ्री हो। ओके, इन सब के अलावे
फ्री मीडिया का बहुत ही क्रिटिकल रोल है इंफॉर्मेशन के डिसेमिनेशन में, खासकर इलेक्शंस के दौरान हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सूचनाएं चाहिए होती हैं। चुनाव के दौरान हमें यानी जनता को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सूचनाएं चाहिए होती हैं। इन सूचनाओं को फैलाना, डिसेमिनेट करना में बहुत ही क्रिटिकल रोल है मीडिया का। खासकर जब इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो जनता को पता कैसे चलता है? मीडिया के द्वारा। नॉमिनेशंस फाइल होते हैं, कैंपेन्स होते हैं, इवन परिणाम भी आते हैं इलेक्शंस के, तो सब कुछ पता कैसे चलता है? मीडिया के द्वारा। इन सब के अलावा जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं जो उठ रहे होते हैं चुनाव में, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है, उनके पास कितना सारा धन दौलत है, उन्होंने कोई क्राइम किया है तो उनके क्राइम के बारे में पूरा नॉलेज, ये सारे नॉलेज ये सारी इन्फॉर्मेशन हर एक कैंडिडेट को एफिडेविट में फ़ाइल करना पड़ता है। जब भी कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं तो एफिडेविट भी फाइल करते हैं नॉमिनेशन के साथ साथ। उस एफिडेविट में उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, उनके पास कितना धन दौलत है, उन्होंने कौन कौन से क्राइम में उनका नाम है वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ देना होता है एफिडेविट में। ओके, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम तक कौन पहुँचाएगा? मीडिया पहुँचाएगी। तभी हम समझ पाएंगे कि ये प्रतिनिधि जो उठने जाए या ये जो कैंडिडेट है जो हमारे प्रतिनिधि बनने की कोशिश कर रहे हैं उसकी क्या बैकग्राउंड है। ओके, उसके बाद ही हम उन्हें जो है वोट कर पाएंगे। ओके, तो इसको वाइडली सर्कुलेट करना ये मीडिया काम है। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा है कि आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स के बारे, खासकर उनके जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, यानी उन्होंने जो भी क्राइम किया है उसकी जानकारी जनता तक जितनी ज़्यादा हो सके उतनी पहुंचाइए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ओके, तो ये सारी जानकारी कैसे पहुंचेगी हमारे पास? जब एक फ्री मीडिया होगी। ओके, चल उसके बाद है कि इस तरह से मीडिया जो है वो वोटिंग बिहेवियर को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। इस पूरे इलेक्शंस के दौरान आप लोग देखते हो कि लोग भी चिपके रहते हैं टीवी से, न्यूज़पेपर से, रेडियो से। ओके, तो मीडिया जो है काफ़ी सोशल मीडिया से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है हमारे वोटिंग बिहेवियर को। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मीडिया फ्री हो, उस पर किसी तरह कोई भी प्रेशर ना हो। ओके, चलो, तो इन सब कारणों से बहुत ही ज़रूरी है कि एक सिक्योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीडिया के पास होना ही चाहिए। ओके, और ये बिल्कुल अनफेटर्ड एंड अनहिंडर्ड, यानी कोई रुकावट नहीं होना चाहिए फ्रीडम ऑफ मीडिया के सामने। ओके, खासकर कोई सरकारी रुकावट, कोई अथॉरिटी मीडिया को धमकाए ना, कोई ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज़ भी कई बार मीडिया को धमकाने आती हैं। ये सेना वो सेना बना ली है, वो ग्रुप वो संघ ये चीज़ बना ली है, और फिर क्या लगे मीडिया को धमकाने। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। कोई इंडिविजुअल्स भी मीडिया के सामने ना आ जाए, कोई बाहुबली, तो कोई बहुत बड़ा पैसे वाला कोई आदमी वो भी लगे मीडिया को खरीदने बेचने या धमकाने या डराने, तो उससे भी फ्रीडम ऑफ मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी अथॉरिटी के प्रभाव से, किसी भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के प्रभाव से, किसी भी इंडिविजुअल के प्रभाव से मीडिया को फ्री रखा जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सिक्योर किया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये जो फ़ायदे होते हैं फ्री मीडिया से, वो फ़ायदे जनतंत्र को नहीं हो पाएगा और जनतंत्र हमेशा से पीड़ित ही रहेगा। ओके, तो इन सब कारणों से मीडिया को राइटली डिस्क्राइब किया जाता है क्या कि फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। ओके, चलो, तो अब अगला टॉपिक ये है कि चलो मीडिया का फ्रीडम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सचमुच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या फ्री मीडिया के कुछ बैड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? तो हाँ, काफ़ी कुछ इसके बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, कुछ मुद्दे हैं जो फ्री मीडिया के कारण खासकर अभी के समय में देखे जा रहे हैं। उन मुद्दों पर भी मैं यहाँ अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जो शुरुआत से ही देखा गया, आफ्टर इंडिपेंडेंस ही इसको नोटिस किया गया, वो प्रॉब्लम था पेड न्यूज़ का। ओके, पेड न्यूज़ हमारी मीडिया के सामने, हमारी या लोकतंत्र के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। पेड न्यूज़ होता क्या है? तो एक बॉडी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में समझाऊंगा। ये जनरली हमारे प्रेस को रेगुलेट करती है, एक स्टैचुरी बॉडी है जो प्रेस को रेगुलेट करती है। नाम क्या है इसका? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पेड न्यूज़ को डिफ़ाइन करती है। क्या डिफ़ाइन करती है? कि कोई भी न्यूज़ या एनालिसिस जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है, लेकिन वो न्यूज़ या एनालिसिस को उस मीडिया में लाने से पहले मीडिया वाले को कुछ कैश या कैश की तरह कुछ और बेनिफिट हुआ होता है। ओके,
तो फॉर कंसिडरेशन इन कैश और काइंड, ओके, यानी कि पैसे देकर जो न्यूज़ छपते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, पैसे या पैसे की जगह पर कोई और दूसरी चीज़, ओके। तो उसी ऐसे न्यूज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पेड न्यूज़ कहते हैं। एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो टेक केयर ऑफ इट। क्या एग्जाम्पल है, कोई एडवर्टीजमेंट, ओके, लेकिन उसे दिखाया जा रहा है न्यूज़ की तरह। कोई एडवर्टीजमेंट ही है लेकिन उसको एडवर्टीजमेंट के रूप में नहीं दिखाया जा रहा है, न्यूज़ की तरह दिखाया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, एक तरह से पेड न्यूज़ ही है, ओके। जैसे कि इस जगह से इस कैंडिडेट ने पर्चा भरा, ओके, इस जगह से इस कैंडिडेट ने पर्चा भरा, या इस जगह से इस कैंडिडेट ने इतने सारे लोगों को फ्री में कंबल बांटे। तो एक तरह से क्या है, किसी खास कैंडिडेट का ये एडवर्टीजमेंट ही है लेकिन इसे दिखाया जा रहा है कैसा, न्यूज़ की तरह। तो संभावना होती है कि ऐसे न्यूज़ पेड न्यूज़ ही हो, ओके। तो अगर किसी कैंडिडेट के फेवर में या किसी पार्टी के फेवर में अगर कोई मीडिया प्रोपेगेंडा करती है, उस पार्टी से संबंधित खबरों को लोगों तक पूरा जमकर पहुंचाती है, ओके, लेकिन क्या कहते हुए कि ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, न्यूज़ रिपोर्ट्स है। तो किसी कैंडिडेट ने किसी खास प्लेस पे, किसी कैंडिडेट ए ने किसी खास प्लेस पे वहाँ गरीबों में कंबल बांटा, इस चीज़ को न्यूज़ में हाईलाइट करके दिखाना, ये क्या है, लगेगा कि न्यूज़ ही है, बट ये बेसिकली हो क्या रहा है, किसी पार्टी के फेवर में या किसी कैंडिडेट के फेवर में प्रोपेगेंडा है। सो इसको पेड न्यूज़ की तरह लगभग माना जाता है, ओके। चलो, उसके अलावा किसी खास कैंडिडेट को कवरेज देने से मना करना, किसी खास कैंडिडेट को कवरेज देने से मना करना, इसका अर्थ क्या हो गया कि ज़रूर उसके जो अपोजिट में जो कैंडिडेट है उससे पैसा लेकर ही मीडिया चैनल्स ऐसा कर रहे हैं कि किसी दूसरे को कवरेज नहीं दे रहे हैं। तो ये भी पेड न्यूज़ का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो एडवर्टीज़मेंट स्पेस होता है, ओके, किसी भी मीडिया चैनल में वगैरह इस समय जो भी या प्रेस में जो एडवर्टीज़मेंट का स्पेस होता है, उस एडवर्टीज़मेंट स्पेस को मीडिया हाउसेस कई बार कॉरपोरेट्स के साथ, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके साथ एक तरह से इक्विटी स्टेक होता है उनका, उन कॉरपोरेट्स का। यानी कि वो जो कॉरपोरेट्स होते हैं उनका पैसा लगा होता है उस मीडिया हाउस में, ओके। उस पैसे के बदले में कुछ खास एडवर्टीज़मेंट स्पेस, कोई खास जो एडवर्टीज़मेंट के दौरान उस चीज़ को, उस कॉरपोरेट हाउस से रिलेटेड कोई चीज़ बार बार दिखाना, या उस कॉरपोरेट के इंटरेस्ट में कोई पॉलिटिकल न्यूज़ भी हो, उस चीज़ को बार बार दिखाना, ये भी एक तरह से क्या है, पेड न्यूज़ है, ओके। सो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। रीजन्स क्या क्या है पेड न्यूज़ के। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है, जो आजकल देखा जा रहा है, वो है मीडिया का कॉरपोरेटाइजेशन। मीडिया जो है जनरली क्या है, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, ओके, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, लगभग उनके कंट्रोल में आ चुकी है, ओके। मीडिया अब एक कॉरपोरेट बॉडी की तरह काम कर रही है। मीडिया अब एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, एक संस्था के रूप में लगभग काम नहीं कर पा रही, कॉरपोरेट बॉडी के रूप में काम कर रही है, जिसका मकसद क्या है, प्रॉफिट, ओके। जब आप एक कॉरपोरेट बॉडी की तरह काम करते हैं और एक प्रॉफिट अर्निंग बॉडी हो जाते हैं, तो इन दैट केस आपसे न्यूट्रलिटी की उम्मीद करना कि आप एक न्यूट्रल होकर सब एक सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाओगे, इसकी उम्मीद काफ़ी कम रह जाती है। और प्रॉफिट आप ज़्यादा से ज़्यादा कब कमाओगे, जब आप पेड न्यूज़ मैक्सिमम दिखाओगे तो, ओके। तो मीडिया का कॉरपोरेटाइजेशन, मीडिया भी एक तरह से कॉरपोरेट्स की तरफ प्रॉफिट कमाने की तरफ उन्मुख हो चुकी है, बढ़ चुकी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन्स ऑफ पेड न्यूज़। दूसरा क्या कारण है कि डीसेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड एडिटोरियल रोल्स। ओनरशिप और एडिटोरियल रोल्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं, इनमें कई बार क्या होता है कि जो ओनर है, ओके, अगर वही क्या है, एडिटर भी है, ओके, तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो ओनर्स हैं वो तो क्या चाहेंगे, वो प्रॉफिट चाहेंगे, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड मनी, उन्होंने पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया है तो उन्हें प्रॉफिट चाहिए होगा। वही या खुद ही एडिटोरियल लिखते हैं या वही उनके ही प्रभाव से एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, तो वैसे ही एडिटोरियल्स लिखे जाएंगे जो किसी खास आदमी के फेवर में हो, जो खास आदमी उस ओनर को कुछ पैसे दे रहा हो, ओके। तो यहाँ भी संभावना है कि अगर ओनरशिप और एडिटोरियल जो रोल्स होते हैं, जो एडिटर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो दोनों सेग्रीगेट होने चाहिए। एडिटर्स और ओनर्स के बीच में नेक्सस, आपसी भीतरी संबंध नहीं होना चाहिए, ओके।
अगर ओनर्स लगे एडिटर्स को कंट्रोल करने कि आपको ऐसा एडिटोरियल लिखना है, चाहे ऐसा न्यूज़ छापना है, ओके, तो उस केस में क्या होगा, संभावना है कि पेड न्यूज़ ही ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में दिखेंगे। ओके, वैसे ही क्या है कि जो एडिटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन सब की जो ऑटोनॉमी है, जो उनकी स्वायत्ता थी, वो धीरे धीरे कम होते जा रही है इंडियन मीडिया में। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, जो आजकल सुनते हो कई बार न्यूज़पेपर में आता है, राइट्स ग्रैबिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, राइट्स ग्रैबिंग कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ क्या हुआ, किसी जर्नलिस्ट ने कुछ खास तरह की कवरेज की, ओके, अब उस कवरेज को पूरी तरह से उसके राइट्स को, उस कवरेज को पब्लिश करने के राइट्स को खरीद लेते हैं कौन, मीडिया चैनल वाले या मीडिया प्रेस वाले। ओके, अब कई बार तो ये जो उसका जो कंटेंट है उसको ये लोग थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज भी कर लेते हैं, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं मोरल राइट्स भी बेच दिया जाता है उस खास जर्नलिस्ट के द्वारा। ओके, किसी जर्नलिस्ट ने कोई इवेंट कवर किया, ओके, उस इवेंट को अब पब्लिश करना है, तो उस इवेंट में कुछ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं कौन, जिन्होंने उस इवेंट के पब्लिशिंग का राइट खरीद लिया है जर्नलिस्ट से। तो एक तरह से ये हुआ मोरल राइट्स भी खरीद लेना, क्योंकि अगर वो जर्नलिस्ट ये कहता कि हम जो आपको ये इवेंट का जो मैंने कवर किया है, जो इसका कवरेज मैं आपको बेच रहा हूँ, लेकिन ये जैसे ये खबर है बिल्कुल वैसे ही आपको वहाँ दिखाना है, तो बात अलग होती। लेकिन कई बार क्या होता है कि मोरल राइट्स तक भी बेच दिए जाते हैं, मोरल राइट्स भी खरीद लिए जाते हैं, इसको राइट्स ग्रैबिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कई बार कहा जाता है। ओके, तो इस ढंग से क्या होता है कि जो राइट कवरेज होती है किसी इवेंट की, वो जनता तक ना पहुंचकर उसमें कुछ मिर्च मसाला लगाकर फिर जनता तक पहुंचाया जाता है। तो ये सब भी पेड न्यूज़ के ही एग्जांपल्स हैं, कारण हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जर्नलिस्ट का काफ़ी पुअर वेज लेवल है। ओके, आजकल जो है बहुत ही कम उम्र में सब जर्नलिस्ट बन जाते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण भी काफ़ी पुअर वेज लेवल है। तो जो उनको कुछ भी प्रोवोक करना आसान होता है कि कुछ मिर्च मसाले वाले खबर लाएं, ताकि जो है वो न्यूज़ चैनल या प्रेस जो है काफ़ी आगे बढ़ सके, कुछ आई कैचर न्यूज़ वगैरह दे सके। ओके, इन सब के अलावा पेड न्यूज़ को लेकर कोई ढंग का रेगुलेशन नहीं है, कोई ढंग का पेनल एक्शंस वगैरह नहीं होता है हमारे कंट्री में। ये भी बहुत बड़ा कारण है पेड न्यूज़ के बढ़ने का। ओके, पेड न्यूज़ के कुछ प्रभाव भी होते हैं। क्या प्रभाव होते हैं, देखो, जो ट्रुथ है, ओके, उसका फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होगा, जो सच्चाई है उसे गलत तरीके से दिखाई जाएगी, तो इसका असर जो है लोगों के ओपिनियन पे बुरी तरह से होना है, क्योंकि मीडिया ही लोगों की ओपिनियन को बनाती है, तो मीडिया ही लोगों के ओपिनियन को ख़राब भी कर सकती है पेड न्यूज़ के द्वारा। इसके अलावा पेड न्यूज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि इलेक्शंस में लोग के अंदर जो ओपिनियन बिल्ड होता है, लोग वैसे ही अपना वोटिंग करते हैं। तो अगर पेड न्यूज़ होगा तो पेड न्यूज़ के हिसाब से ही कुछ खास कैंडिडेट को बार बार मीडिया कवरेज देगी, बाकी लोग को कम से कम कवरेज देगी। सो इन दैट केस क्या होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं पेड न्यूज़ के कारण। ओके, तो इस तरह से जब इलेक्शन से बुरी तरह प्रभावित होंगे, तो डेमोक्रेसी का जो पूरा पिलर है, जो इलेक्शन का पिलर है, वही बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। ओके, इन सब के कारण, इन सब के अलावा पेड न्यूज़ का एक दूसरा इफेक्ट क्या है कि मीडिया पे से लोगों का फेथ उड़ जाता है। लोगों को लगने लगता है कि ये सब बिके हुए चैनल्स हैं, ये बिके हुए न्यूज़पेपर्स हैं, तो ये ढंग का न्यूज़ तो देंगे ही नहीं। ओके, तो लोगों का जो मीडिया पे से जो फेथ होता है वो कम हो जाता है। तो ये जो फेथ का जो डेफिसिट हो जाता है, इससे भी बहुत बड़ा लॉस होता है डेमोक्रेसी का। ओके, इन सब के अलावा पेड न्यूज़ से हो सकता है कि घृणा फैलाई जाए, हैट्रेड, वायलेंस, डिसहार्मनी सोसाइटी में फैलाई जाए। ओके, इन सब के अलावा पेड न्यूज़ का एक बहुत बुरा प्रभाव ये भी है कि हम ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म नहीं देखते। व्हाट इज़ दिस ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म? ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म का अर्थ हुआ कि जो घटना जैसे घट रही है उसको वैसे ही दिखाना। ओके, उसमें कोई भी मिर्च मसाला तो छोड़ो, कोई सब्जेक्टिव ओपिनियन भी नहीं देना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का अर्थ होता है कि जो पर्सन टू पर्सन वैरी करे। ऑब्जेक्टिव का अर्थ क्या होता है, जो फैक्ट हो, जो सबके लिए एक समान हो। तो जर्नलिज्म तो फैक्ट ही दिखाने चाहिए। ओके, जो अपनी ओपिनियंस होती हैं उनको थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए। और जब ओपिनियंस दिया जा रहा हो थ्रू मीडिया चैनल्स, तो क्लियरली ये कहा जा रहा हो कि ये इस व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विचार है, पर्सनल ओपिनियन है, जो अक्सर आप लोग एडिटोरियल्स के साइड में नीचे में देखते भी होंगे। एडिटोरियल्स अगर पढ़ते होंगे तो साइड में लिखा रहता होगा कि ये जो व्यूज़ हैं वो राइटर के अपने विचार हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म का
लगभग एब्सेंस जैसा हो जाता है पेड न्यूज़ के प्रभाव के कारण। ओके, हर न्यूज़ में मिर्च मसाला मिक्स है, हर न्यूज़ में जो रिपोर्टर है या जो जर्नलिस्ट है उसने अपनी ओपिनियन डाल दी है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म का जो एब्सेंस है ये भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है पेड न्यूज़ का। ओके सॉरी, तो पहला जो इशू था पेड न्यूज़ का वो हमने कवर किया। मीडिया के साथ दूसरा बहुत बड़ा इशू है कि मीडिया राइट टू प्राइवेसी, इसका काफ़ी बार जो है उल्लंघन हो रहा है मीडिया के द्वारा। देखो, राइट टू प्राइवेसी ये क्या आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट की तरह है। ओके, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी नहीं लिखा हुआ है, बट सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत इसे एक पुट्टू स्वामी जजमेंट मालूम होगा सबको, आर्टिकल 21 के तहत इसे फंडामेंटल राइट कह दिया है। ओके, कौन? राइट टू प्राइवेसी को। तो जब ये फंडामेंटल राइट है तो एक तरह से इनएलिएनेबल है, यानी कोई इसे छीन नहीं सकता, और ह्यूमन डिग्निटी के लिए, ह्यूमन लिबर्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट टू प्राइवेसी। ओके, लेकिन कई बार मीडिया जो है अपने लिमिट्स को क्रॉस कर जाती है और लोगों के जो पर्सनल स्फीयर्स हैं वहाँ घुस जाती है। तो पर्सनल स्फीयर्स में लोगों के घुसना कई बार अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो पब्लिक इंटरेस्ट के लिहाज से तो ज़रूरी भी होता है, ठीक है, वो जस्टिफाइबल थोड़ा बहुत लगता भी है, लेकिन कई बार पब्लिक इंटरेस्ट का भी कोई वैलिड ग्राउंड नहीं होता और मीडिया लोगों के पर्सनल लाइफ को भी पब्लिक कर देती है, उसको भी एयर कर देती है, उसको भी जो है पब्लिश कर देती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ें होती हैं। ओके, मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन जो है ये अक्सर मीडिया करती है। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है मीडिया की फ्रीडम से लेकर। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आजकल देखा जा रहा है वो है मीडिया ट्रायल का। मीडिया जो है फ्री स्पीच के नाम पर किसी किसी मुद्दे को ऐसे कवर करती है जैसे कि मीडिया खुद ट्रायल कर रही हो। मीडिया फ्री स्पीच के नाम पर किसी किसी मुद्दे को ऐसे कवर करती है जैसे कि खुद ट्रायल मतलब जैसे कोर्ट में ट्रायल होता है, सबूत पेश किए जाते हैं, चर्चाएं होती हैं, वहाँ पर देखा जाता है कि सचमुच में कौन दोषी है कौन नहीं है वगैरह वगैरह। वैसा ट्रायल मीडिया लगती है करने फ्री स्पीच के नाम पर। ये एक बहुत ही नेगेटिव टेंडेंसी देखी जा रही है। ओके, देखो इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्यों ये मीडिया ट्रायल्स बहुत ख़तरनाक टेंडेंसी है। क्रिमिनल ट्रायल्स जब भी होते हैं कोर्ट्स में, जो क्रिमिनल ट्रायल किसी क्रिमिनल केस में जब भी ट्रायल चल रहा होता है तो उसमें दो पार्टी होते हैं, एक प्रोसिक्यूशन जिन्होंने केस किया होता है, ओके, और दूसरा एक्यूज्ड जिस पे आरोप लगा होता है। ओके, आरोपी और प्रोसिक्यूशन दो पार्टी होते हैं। क्रिमिनल ट्रायल में दोनों का अधिकार होता है राइट टू अ फेयर ट्रायल का। ओके, फेयर ट्रायल, एक सही ट्रायल मिले दोनों को, ये अधिकार होता है। लेकिन फ्री स्पीच के नाम पर मीडिया क्या करती है, पहले से ही पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा ही बिल्ड कर देती है किसी एक के फेवर में, किसी एक के अगेंस्ट में। अब इस पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के कारण बहुत ही बुरा असर जुडिशरी पे भी कई बार पड़ जाता है। कई बार जुडिशरी भी इस चीज़ से प्रभावित हो जाती है, ऐसा भी देखा गया है। ओके, तो फ्री स्पीच और फेयर ट्रायल के बीच में जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर कई बार जो है क्रॉस कर जाती है मीडिया। ओके, और इसका बहुत ही डिवास्टेटिंग कंसेक्वेंस होता है, बहुत ही इसके बुरे परिणाम होते हैं। ओके, और एक व्यक्ति जो ठीक है बाद में कोर्ट ने कह दिया कि ये इस पे जो दोष साबित नहीं होता है, लेकिन उतने सालों के दौरान वो अपना इमेज पूरी तरह से खो चुका होता है मीडिया ट्रायल के कारण। तो मीडिया के द्वारा जो ये सारी चीज़ें की जाती हैं इसका बहुत ही बुरा असर किसी एक व्यक्ति पे भी पड़ता है और पूरे संस्था पे भी पड़ता है। ओके, तो इस चीज़ का मीडिया को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ही ये बेकार टेंडेंसी देखी जा रही है आजकल। तो कई बार मीडिया हेट कैंपेन्स भी चलाती है किसी एक के खिलाफ़ में। ओके, आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत सारे केसेस आपके सामने आते होंगे, किसी एक के खिलाफ़ में हेट कैंपेन चलाना, उसे बिल्कुल बदनाम सा कर देना। ओके, एक्यूजेशंस, आरोप खुद मीडिया लगा लेती हैं, विच हंट्स, किसी एक को पकड़ लिए एकदम उसके पीछे ही पड़ गए। ओके, तो इस तरह से पूरा उसको दिखा देना कि नहीं यही दोषी है, इसी ने ये किया है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं। चलो, तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है पूरे जुरिडिकल प्रोसेस पे। ओके, बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सब के अलावे जो पूरा जो इन्वायरमेंट है उस पूरे इन्वायरमेंट को ख़राब कर देते हैं मीडिया ट्रायल्स के द्वारा, मीडिया के द्वारा। ओके, देखो, क्योंकि अक्सर क्या देखा जाता है कि जो ये ट्रायल होता है टेलीविज़न पर, वो किसी एक को लोग दोषी बता देते हैं या किसी एक को आरोपी बता देते हैं, किसी आरोपी को दोषी तक बता देते हैं। ओके, इसका असर जैसे मैंने कहा कि जुडिशल प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये पब्लिक ओपिनियन पहले से बिल्ड हो जाता है। तो पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर होता है कई बार पुलिस पे भी और जुडिशरी पे भी।
तो इस प्रेशर में भी कई बार कुछ जो नहीं भी होना है वो हो जाता है। ओके, तो इंस्टी तो मीडिया आउटलेट्स को करना क्या चाहिए बेसिकली, जब आप कह सकते हो कि इस तरह के क्रिमिनल केसेस जब भी आते हैं तो आखिर मीडिया को करना क्या चाहिए, उसको कवरेज कैसे देनी चाहिए। तो मीडिया को यहाँ पर उस केस का ट्रायल करने के बजाय मीडिया को ये देखना चाहिए कि हमारी जो संस्थाएं हैं वो, यानी कि पुलिस या कोर्ट या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ओके, कहीं ये लोग कुछ कमी तो नहीं छोड़ दे रहे हैं उस क्रिमिनल ट्रायल के दौरान। कहीं ये लोग आपस में गठजोड़ करके किसी क्रिमिनल को बचाने की कोशिश या किसी के साथ अन्याय करने की कोशिश, कोई डेफिसिट, कोई कमी, कहीं कोई कमी दिख रही हो, कोई लूप होल दिख रहा हो, उसको जाहिर करना मीडिया का काम है, ना कि उस केस का ट्रायल करना। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि केस को ट्रायल करने के बजाय इंस्टेड उन्हें क्या करना चाहिए कि वो क्लोजली वॉच करें कि उस केस में हो क्या रहा है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, शुरू में कुछ दिनों तक उस केस को लेकर बहुत हंगामा खड़ा किया जाता है, बाद में जाकर देखा जाता है कि मीडिया उस केस को कवर करना ही छोड़ देती है। जबकि बाद में ही ध्यान रखना चाहिए मीडिया को कि बाद में सचमुच में उस केस में न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ पे मीडिया का ध्यान होना चाहिए। जबकि मीडिया यहाँ पर कुछ और ही करती है। तो एक तरह से इंस्टीट्यूशनल या जो प्रोसेसुअल जो डेफिसिट होता है प्रोसेस में या इंस्टीट्यूशंस में, जो कमियाँ पाई जाती हैं, उन कमियों को उजागर करना ही मीडिया का काम है, न कि केस का ट्रायल करना। तो ट्रायल बाय द मीडिया जो है वो केवल एक लीगल मुद्दा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। क्यों है? क्योंकि इसका असर जो है वो पब्लिक पे भी पड़ता है और पब्लिक डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, भटक जाती है क्रूशल पब्लिक इश्यूज से। जैसे कोई बहुत बड़ा कोई क्राइम हो गया, उस क्राइम को लेकर इतना हंगामा हुआ कि पब्लिक भूल ही गई कि भाई गरीबी, बेरोजगारी या बहुत सारे विकास से संबंधित मुद्दे, कल्याण से संबंधित मुद्दे, अधिकारों से संबंधित मुद्दे, राइट्स इश्यूज़, इन सब को बिल्कुल भूल जाती है पब्लिक, और बिल्कुल पब्लिक को मीडिया एकदम इन्वॉल्व कर देती है एक क्रिमिनल केस में। तो ये सब टेंडेंसीज़ काफ़ी गड़बड़ है। तो एक तरह का पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है मीडिया ट्रायल के द्वारा मीडिया। ओके, इसलिए कहा जाता है कि मीडिया काफ़ी क्रूशल रोल है कि वो लोगों को ये बताते रखे, एक्वेंटेड रखे लोगों को कि क्या रियल इश्यूज़ हैं जो सीधे सीधे लोगों को प्रभावित करते हैं, ना कि फालतू के इश्यूज़ में ही लोगों का दिमाग जो है बिजी रखना। ये मीडिया का काम बिल्कुल ही नहीं है। ओके, इन सब के अलावा एक और बहुत बड़ा इशू है जो देखा जाता है मीडिया के साथ, उसको कहते हैं ना येलो जर्नलिज्म। इस टर्म को तो समझते हैं। येलो जर्नलिज्म बेसिकली ये वर्ड जो है वो यूएस से आया हुआ है। इस वर्ड का अर्थ केवल ये होता है कि जहाँ पर मीडिया क्या करती है, किसी न्यूज़ को छाप देती है बिना उस पर सही रिसर्च किए हुए, बिना उस पर सही जानकारी ढूंढे हुए, सही एनालिसिस के बिना ही उसे जो है बिल्कुल छाप दी, उसे एयर कर दी, उसे पब्लिश कर दी। तो इस तरह के जर्नलिज्म को येलो जर्नलिज्म कहा जाता है, जिस तरह की न्यूज़ का कोई खास लेजिटिमेसी नहीं होता। ओके, लिटिल और नॉट लेजिटिमेट होते हैं ऐसे न्यूज़, वेल रिसर्च्ड नहीं होते हैं। ओके, ये बस कुछ आई कैचिंग हेडलाइंस होते हैं। ओके, कि ये कीजिएगा तो वो हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वैसा इन्होंने ऐसा क्यों किया। आजकल यूट्यूब पे इस तरह की भरमार दिख रही होगी। ओके, इस तरह की फालतू चीज़ें, और कुछ और होता है सामने और अंदर कुछ और ही होता है। तो इस तरह के जर्नलिज्म को येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। बहुत ही घटिया तरह की जर्नलिज्म होती है ये सब। ओके, तो इस तरह के जो टेक्निक्स होते हैं वो एग्जैगरेट कर देते हैं इसमें, यानी किसी छोटा मोटा इवेंट को दिखाते हैं लोग ऐसे कि देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया। ओके, तो इस तरह का जो चीज़ होता है, छोटे छोटे इवेंट्स को भी एग्जैगरेट करके दिखाना, स्कैंडल मॉन्गरिंग करना। स्कैंडल मॉन्गरिंग मतलब क्या हुआ, कोई घटना घट गई, कोई स्कैंडल है, अब उसको इस तरह से न्यूज़ में दिखाना जैसे कि ये बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट का टॉपिक है। ओके, सेंसेशनलिज्म, इस तरह की चीज़ें सब येलो जर्नलिज्म में आती हैं। इस सब के अलावा मीडिया का जो सेंसेशनलिज्म है, इसे मैंने अलग से भी कवर किया है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है फ्री मीडिया को लेकर कि मीडिया फ्री है, लेकिन फ्री मीडिया का अर्थ ये नहीं हुआ कि वो किसी भी चीज़ को सेंसेशनलाइज कर दे। ओके, सेंसेशन बना देते हैं लोग हर चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिखाना कि जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ा न्यूज़ है, हर न्यूज़ जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह की घटना को, इस तरह की हरकत को मीडिया सेंसेशनलिज्म कहा जाता है। ओके, यहाँ कोशिश ये की जाती है कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोवोक करना। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट को, लोगों के अंदर जो इंटरेस्ट है उसे प्रोवोक करना किसी खास खबर की तरफ, ताकि उस मीडिया चैनल के व्यूअर्स की संख्या बढ़ जाए, चाहे उस प्रेस के रीडर्स की संख्या बढ़ जाए।
इसको ध्यान में रखते हुए छोटे मोटे खबर को भी या नॉन नेसेसरी जो अननेसेसरी जो खबरें होती हैं ओके उनको भी बिल्कुल सेंसेशन की तरह दिखाना, ये मीडिया सेंसेशनलिज्म है। ओके, जनरली क्या देखा जाता है कि ये सब इन सब तरह के खबरों में एक्यूरेसी नहीं होती, न्यूट्रलिटी नहीं होती। ओके, इवन ये लोग सच्चाई के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, झूठी चीज़ भी दिखा देते हैं, फेक चीज़ भी दिखा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अक्सर देखी जाती हैं। ओके, इसमें कई बार पब्लिक भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो दोषी है ही, क्योंकि हम आप भी कई बार ये चीज़ नहीं समझ पाते कि कौन सी खबर हमारे इंटरेस्ट का है, कौन सी खबर हमारे इंटरेस्ट का नहीं है। तो हमारे आपके जो अंदर की कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए हम आप भी कहीं ना कहीं सेंसेशंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हुए ये जो कॉरपोरेट मीडिया हैं वो इस तरह की हरकतें करती हैं। ओके, इन सब के बावजूद जो है कुछ और भी इश्यूज़ हैं कि मीडिया में फेथ लोगों का कम हो गया है, मीडिया बायस्ड हो गई है, मीडिया कई बार इनडिसेंट हरकतें भी करती हैं। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इशूज़ रिलेटेड विद फ्रीडम ऑफ मीडिया। मीडिया फ्री है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मीडिया पेड न्यूज़ के द्वारा लोगों को भ्रमाए या मीडिया ट्रायल्स के द्वारा लोगों को परेशान करे, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करे, मीडिया जो है येलो जर्नलिज्म करके लोगों का समय बर्बाद करे, छोटी छोटी खबरों को सेंसेशन बना दे ताकि उनकी कमाई हो। तो ये सब बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। ओके, जिसके कारण मीडिया में लोगों का फेथ बिल्कुल कम हो चुका है। मीडिया जो है को लोग जनरली अब बायस्ड ही समझते हैं। ओके, और इन सब के कारण से बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है हमारी डेमोक्रेसी पर। ओके, तो ये बात सही है कि डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में मीडिया फ्री होनी चाहिए, कोई शक नहीं। ओके, लेकिन मीडिया को भी ध्यान रखना होगा कि मीडिया भी जो जर्नलिस्टिक एथिक्स है, ओके, जो नीति शास्त्र है, जो एक जर्नलिस्ट को मानना चाहिए, जो एक मीडिया हाउस को उस नीतियों के तहत ही अपने काम करने चाहिए, उसको फॉलो करे। जर्नलिस्टिक एथिक्स को फॉलो करना मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक फिक्स कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया बनाए, उसका पालन करे। ओके, हम लोग पढ़ेंगे कि मीडिया को इंडिया में कैसे रेगुलेट किया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तभी जाकर अगर मीडिया जो है अगर वो जर्नलिस्टिक एथिक्स को फॉलो करती है, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करती है, तभी जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको वो सर्व कर पाएगी। अदरवाइज़ मीडिया भी जो कॉर्पोरेट मीडिया की तरह बिहेव कर रही है कई बार, तो वो भी जो है बिल्कुल बस अपनी कमाई, और इसके कारण लॉस होगा पूरा डेमोक्रेसी का। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी मीडिया से ही रिलेटेड होगा। ओके, जिसमें हम रेगुलेशन ऑफ मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।